प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश से, और ये कुंडली बनी कर्क लग्न की। अब कर्क लग्न के जातकों में कैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इनका जन्म कृष्ण पक्ष के अमावस्या को हुआ है और चंद्रमा जो बैठे हैं वो अष्टम भाव में बैठे हैं, जिस पे किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। नवांश कुंडली में शनि और मंगल से केंद्र में या युति में या संग बैठे। दशमांशा कुंडली में वही चंद्रमा रोग भाव में मंगल से, केतु से दृष्ट या संबंध में जा रहे हैं और गुरु से छठवें आठवें बैठ रहे हैं। यहाँ पे चंद्रमा से गुरु द्वितीय द्वादश में, ये सामान्यतः धनदायक तो होता है, बुद्धिमान तो बना देता है, पर कुछ मामलों में काफ़ी हद तक, जैसे इनिशियल स्टेप, विचार करना, इन सभी चीज़ों में चंद्रमा के कारण गड़बड़ी होगी, है ना। आगे बढ़ते हैं। उत्तरायण में इनका जन्म होता है, जिसमें जन्मे जातक बुद्धिमान, आत्मविश्वासी, सुखी, धनी और सामाजिक होते हैं। बुधवार को जन्मे हैं और इनकी कुंडली के बुध देव 12वें के साथ साथ तीसरे के अधिपति होकर के एकादशवें भाव में, इनके नवम भाव में मीन राशि में बैठे हैं, पर उनका नीच भंग बहुत ही बेहतर तरीके का हो रहा है। इसका अर्थ होगा कि इस कुंडली के 12वें भाव के अधिपति और तीसरे भाव के अधिपति नवम भाव में बैठ करके व्यक्ति के भाग्य को अवरुद्ध करने वाले भी होंगे। लेकिन सिद्धांत क्या कहेगा कि चाहे किसी भी भाव का स्वामी केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाता है तो वो अच्छा परिणाम देने लगता है। इसका अर्थ है कि अगर भाग्य भाव में 12वें भाव के स्वामी बैठे हैं बुध, और वहीं गुरु के साथ उस भाव का अधिपति भी बैठा हुआ है गुरु, तो ये व्यक्ति के भाग्य को पहले कमज़ोर करेगा, बाद में चल करके वो रिवाइव करता है। इसका अर्थ होगा कि ये एक अच्छी बात होगी। वसंत ऋतु में जन्मे होने से व्यक्ति कामातुर है, प्रेम को समझने वाला है, और सबसे जो इस कुंडली की कमज़ोर वाली बात होगी मेरे हिसाब से, कृष्ण पक्ष के अमावस्या के चंद्रमा, ये बड़े ही विदीर्ण करते हैं मन को, बुद्धि को, स्थिरता को, चिंतन को, कंसंट्रेशन को और मानसिक अवस्थाओं को। ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मोह, मात्सर्य, ममता, समता, दारिद्र्य, दुख, कष्ट, भ्रांतियाँ, मानसिक वेदनाएं, किसी दूसरे की प्रगति को देख करके जल जाना, ईर्ष्या जिसको कहते हैं, सुख और दुख में एक जैसा नहीं होना। क्या बात कही है यहीं पे, एक बड़ा बढ़िया याद आ गया कि गीता जी के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में आप जब पढ़ेंगे आप, तो वहाँ पे भगवान ने निष्काम कर्म योग की बात की है। निष्काम कर्म योग की बात में जब आप उस चीज़ का साम्य चंद्रमा से बिठा करके देखते हैं, तो जिस व्यक्ति की कुंडली के चंद्रमा कमज़ोर होते हैं ना, उस व्यक्ति में निष्कामता नहीं आती। बड़ी गहरी बात है। और जिस व्यक्ति की कुंडली में केतु देव कमज़ोर होते हैं, उस व्यक्ति के जीवन में भी वो लगातार काम नहीं कर पाता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, कुंडली विश्लेषण ऐसे ही नहीं है। तो मैंने क्या बात कही कि जिस व्यक्ति की कुंडली के चंद्रमा अवरुद्ध हैं, कमज़ोर हैं, पाप हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं या पापक बन रहे हैं, क्षण चंद्रमा बन रहे हैं, उस व्यक्ति के जीवन में गीता जी के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक का अर्थ फिट नहीं बैठता है। और जिस व्यक्ति की कुंडली में केतु देव निस्वार्थ नहीं होते, स्वतंत्र नहीं होते, किसी दूसरे पे डिपेंडेंसी उनकी होती है, ग्रहों से अवरुद्ध होते हुए परिणाम करते हैं, उस व्यक्ति के जीवन में भी गीता जी के दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक का अर्थ फिट नहीं बैठता है, जिसमें निष्कामता की चर्चा भगवान ने की है। ममता और समता, प्राप्त होना और न प्राप्त होना, किसी भी अवस्था में किसी भी प्रकार से अपने द्वारा किए गए किसी भी कार्य के प्रति कोई भाव न रखना। निष्कामता, आपने कोई काम किया, पूजा किया, आपने इष्ट की पूजा की, आराधना की, उनके निमित्त कोई काम किया, उनकी सेवा कर रहे हैं, और उसके पहले अगर आपने कोई संकल्प ले लिया, और अगर उस संकल्प को लेने के बाद अगर आपके कृत्य में, भगवान के पूजा पाठ में किसी भी प्रकार का कोई दोष पैदा होता है या उसमें कोई त्रुटि पैदा होती है, तो उस कर्म का फल आपको कमजोरी से, रुग्णता से,
परेशान करके या थोड़ा कटा फटा सा मिलेगा, या इसको ये कह सकते हैं कि उसका दोष आपको लगेगा, क्योंकि आपने संकल्प किया है कि मैं काम अच्छे तरीके से करूंगा, ये करूंगा। अब उसमें आपने त्रुटि भी डाल दी, निषेध भी कर दिया। तो तात्पर्य क्या है कि हमारी कुंडली के जो चंद्रदेव होते हैं वो काम को परिपक्व बनाते हैं, भावनाओं को परिपक्व बनाते हैं, नियंत्रण रखते हैं, बेहतरीन बनाते हैं, एकदम बिल्कुल कंसिस्टेंसी देते हैं। और वही हाल उस काम के साथ निष्कामता और उस काम के साथ आपके भावों में श्रेष्ठता जोड़ने का काम केतुदेव करते हैं। तो ये दोनों ही ग्रह जब किसी भी व्यक्ति की कुंडली के कमजोर हो जाते हैं तो यहाँ उस व्यक्ति के प्रभाव में और कार्य के करने में त्रुटियां होती हैं, अब वो अवरुद्ध है ना। तो यहाँ पे चंद्रदेव और केतुदेव दोनों अवरुद्ध हैं, हालांकि मंगल से प्रभावित हैं केतु, इस कारण से वहां जल्दबाजीपन की प्रक्रिया। चतुर्थ स्थान में मंगल वैसे भी अच्छे नहीं माने जाते। मैंने इस पे बहुत अच्छा सिद्धांत बताया था कि कोई भी ग्रह जैसे एक अपने दिग्बल क्षेत्र में अतिरिक्त बल प्राप्त कर लेता है, जैसे मंगल और सूर्य दशम स्थान में, शुक्र और चंद्रमा चतुर्थ स्थान में, शनिदेव सप्तम स्थान में, लग्न में सूर्य बुध और गुरु, ये सब ग्रह अच्छे होते हैं। लेकिन जो ग्रह जहां बलवान हुआ उसके ठीक अपोजिट यानी कि सामने वाले भाव में, मतलब सातवें भाव में वो कमजोर हो जाता है। तो मंगल और सूर्य यहां बलवान होते हैं दक्षिण दिशा में दशम स्थान में, और यहां से ये प्रत्यक्षतया सामने बैठे तो यहां वो कमजोर हो गए। तुला के मंगल और कन्या के मंगल में बड़ा भारी अंतर हो जाता है। कन्या के मंगल व्यक्ति को निष्णात बना देते हैं कई बार किसी विशेष क्षेत्र में, लेकिन तुला के मंगल उसके मेहनत को परेशान करने वाले हो जाते हैं। फिर बार बार व्यक्ति मेहनत करने पे जूझता रहता है और उसका मन किसी भी प्रकार की अशांति से परेशान रहता है। क्लियर है? यहाँ पे आपको मैंने गीता जी से चंद्रमा और केतु को जोड़ करके बताया है। तो यहाँ पे अब 2-3 बातें और भी हैं जो बता दूंगा, जो जातक के लिए बड़ी फायदेमंद हो जाएगी कि हमें हमारा कोई भी काम करना है उसमें किसी भी प्रकार से उसमें भाव नहीं रखना है कि मुझे मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपके चंद्रमा और केतु मंगल और परेशान हो रहे हैं, केतु भी परेशान है, चंद्रमा भी परेशान है। इस कारण से जब तक हमारा कोई काम पूर्णतया सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक हम उसके बारे में किसी से कोई चर्चा नहीं करेंगे। और ऐसा इसलिए भी होगा क्योंकि आप इरेगुलर ज़्यादा हैं, आपके पास आमदनी एक जैसी नहीं है और आपकी दिनचर्या बिल्कुल एक जैसी फिट नहीं बैठती है, वो प्रायः ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन से युक्त है, जिस पे हमें काम करना होगा। अब आपको इनकी कुंडली के नक्षत्र पे लेके आता हूँ। इनका जन्म होता है पूर्वा भाद्रपद में। वस्तुतः पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जो जन्मे जातक होते हैं उनमें एक अलग तरीके का जो है वो विलक्षण प्रभाव देखने को मिलता है लक्ष्य को लेकर के। इसके साथ साथ इसमें एक और भी बड़ी अद्भुत बात यह होती है कि यहाँ के जातक जो होते हैं वो गतिशील होते हैं। गुरु बढ़िया बैठे हैं, सूर्य और बुध बढ़िया बैठे हैं। इसका अर्थ होगा कि इस कुंडली का जो सबसे बेहतर भाग बना है वो जन्म कुंडली का 9वां भाव बना है, जहां से उच्च शिक्षा, जहां से पति पत्नी का कम्युनिकेशन, जहां से संचार, जहां से बेहतरीन भाग्य, जहां से पूर्वजों का आशीर्वाद, जहां से आपका रिसर्च भी देखा जाता है, आपकी थीसिस देखी जाती है, लोगों के साथ आपका कम्युनिकेशन देखा जाता है, भाग्य का सुख देखा जाता है, आपकी विदेश यात्रा भी देखी जाती है, आपका हर एक चीज जो बेहतर है। और मैंने इस पे भी कार्यक्रम बनाया था कि जिस व्यक्ति की कुंडली का 9वां भाव अगर बलवान बन गया तो जन्म कुंडली के बाकी के जितने भाव हैं अगर थोड़े थोड़े कमजोर भी हो जाएंगे तो भी 9वें भाव के पास इतना बल रहेगा कि वो जातक को आगे बढ़ा देगा। इसका अर्थ होगा कि इस कुंडली का 9वां भाव बहुत बेहतर बैठा है। क्यों? क्योंकि 9वां भाव पे अगर देखें तो राहु देख रहे हैं, जो गुरु, सूर्य और बुध तीनों को थोड़े थोड़े कमजोर करने का पूरा मन बनाए हैं। लेकिन चूंकि उस भाव का अधिपति वहीं बैठा है तो उस भाव की संपूर्ण सुरक्षा होगी। तो उस भाव का कारक भी वही गुरु और उस भाव के स्वामी भी वही गुरु। उस भाव में मित्रस्थ सूर्य और उस भाव पे अन्य किसी पापग्रह की कोई दृष्टि नहीं, और उस भाव का सुख थोड़ा बहुत चंद्रमा बढ़ा रहे हैं, आगे शुक्र बढ़ा रहे हैं और पीछे चंद्रमा बढ़ा रहे हैं। इसका अतिरिक्त फल ये भी हो जाएगा कि इस भाव को शुभकर्त्री भी लग गया। लेकिन कमजोर कौन सा भाव होगा? तो कमजोर होगा 7वां भाव, जहां से दाम्पत्य, जहां से दिनचर्या, जहां से आपकी डेली आमदनी, जहां से
आपके पाचन तंत्र को देखा जाता है, जहाँ से आपके पेट को, उदर को, उदरस्थ क्षेत्र को देखा जाता है। तो यहाँ पे शनि की भी दृष्टि है, यहाँ मंगल की भी दृष्टि है, यहाँ राहु भी देख लिए और केतु भी प्रभावित कर रहे हैं। इस कारण से हमारे जीवन का जो डेली रूटीन वाला भाव है वो कमज़ोर हो रहा है। इसका अर्थ होगा कि हमें ऑन टाइम जगना है, अपने घर की पूजा, अपने घर की सुरक्षा और अपने घर का साफ सफाई स्वयं से करना है। ओम अजैकपदे नमः, इस मंत्र का जप व्यक्ति को प्रत्येक दिन कम से कम 108 बार करना चाहिए। इसके साथ साथ घी, तेल, चांदी, सोना, तांबा, पीतल, इन सभी वस्तुओं का अमावस्या या पूर्णिमा या द्वादशी इन तिथियों में दान आवश्यक रूप से करना चाहिए। ब्राह्मणों को रविवार के दिन पुस्तक दान आवश्यक रूप से करना चाहिए। ओम अजैकपदे नमः। और इतना ही नहीं, भृंगराज की जड़, आप हिमाचल में हैं, वहां पे जड़ी बूटियां मिल जाती हैं, आप पता करिएगा, भृंगराज की जड़ दाहिने हाथ की भुजा में रविवार के दिन इसी ओम अजैकपदे नमः इस मंत्र का कम से कम 1000 बार जप करके उस जड़ की पूजा कर लेनी है। धूप, दीप, अक्षत, नैवेद्य आदि, गंध आदि, पुष्प आदि से, मालाओं से पूजा करके उसको पहन लीजिए। इससे आपको जो केंद्र में शनि, मंगल, राहु, केतु और चंद्रमा जो अष्टम में बैठे हैं, जो नक्षत्र का दोष है, जो छोटी मोटी बीमारियां, जो आपको कमजोरी मिलती है, जो आपका विकसित होना कमजोर होता है, उसको ये ठीक कर देंगे। ये जड़ है, ये कोई ऐसे सामान्य बात नहीं बता रहा। अब आते हैं नवांश कुंडली में, जहां लग्न में ही लग्नेश बैठे हैं और ये एक अच्छी स्थिति बना रहे हैं, पर लग्न पे हर जगह राहु केतु का प्रभाव आ रहा है। इस वजह से हमें अतिरिक्त सावधानी बरतनी है, अपने अनुभवों को सांसारिक बनाना है, अपने अनुभवों से दूसरों को लाभान्वित करना है, अपने आप को अनुभवी बनाना है। जितना ज़्यादा हो सके हमें सीखने की आवश्यकता है। इस कुंडली को कमज़ोर करेगी इस कुंडली की जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति, इस कुंडली को कमज़ोर करेगी इस कुंडली की अनियमितता, इस कुंडली को कमज़ोर करेगी बताने से पहले और होने से पहले काम का बता देना, इस कुंडली को कमज़ोर करेगी माता और पिता के बीच मतभेद, इस कुंडली को कमज़ोर करेगी अपने मन से काम करने का प्रभाव। जहां व्यक्ति कई बार इतना ज़्यादा अटपटा हो जाता है कि वो अपने माता और पिता के बीच में भी झगड़े का प्रधान कारण बन जाता है। इतना ही नहीं, आगे बढ़ के अगर बात करूं तो इस कुंडली का धर्म पक्ष बहुत अच्छा है। तो आप रिसर्च कर सकते हैं, एजुकेशन में जा सकते हैं, उच्च शिक्षा में जा सकते हैं, पढ़ाने में जा सकते हैं, बैंकिंग में जा सकते हैं, फिनांस में जा सकते हैं, ड्राई फ्रूट में जा सकते हैं, कृषि क्षेत्र में जा सकते हैं, और इसके साथ साथ आपकी कुंडली इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जा सकती है, आईटी सेक्टर में काम कर सकती है। इस कुंडली में कमजोरी क्या होगी कि केंद्र में ही शनि, मंगल, राहु, केतु जो ठीक नहीं होते। मैंने इस पे भी कार्यक्रम बनाया है अलग, शाम वाले कार्यक्रम में आप लोग नहीं देखते होंगे, पर मैंने एक कार्यक्रम बनाया था कि जब जन्म कुंडली के केंद्र में ही शनि, मंगल, राहु, केतु जैसे सारे के सारे ग्रह बैठ जाते हैं तो उस व्यक्ति के जीवन में भयंकर उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। ऐसी अवस्था में हमें अपने दिनचर्या को और अपने लक्ष्य को तैयार करने से पहले, उसका निर्धारण करने से पहले अपनी क्षमताओं पे बहुत ही संतुलित दृष्टि डालनी होती है। अब आगे बढ़ के बता दूं, दशमांसा कुंडली में लग्न में लग्नेश, अगर कल को मन करे तो आप व्यापार भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आपकी कुंडली के आधार पे अगर मैं बात करूं तो जो स्थिति बनी हुई है दशमांसा कुंडली के आधार पे, आप प्राप्त भी बहुत अच्छा कर लेंगे। आपकी कुंडली की टेक्निक अच्छी है, अनुभव बहुत अच्छा है, चीज़ों को लेकर के ज्ञान, पक्ष, बुद्धि, विवेक और बुद्धिमान, ये सब बहुत अच्छा बना हुआ है, अनुभव बहुत अच्छा है। आप जब तक जीवित रहेंगे तब तक आपके पास काम रहेगा। इस कुंडली का दाम्पत्य भी थोड़ा बहुत परेशान करेगा, लेकिन वैसे कमजोर नहीं है, टूटने लायक तो नहीं है, पर अगर कुंडली मिला करके नहीं करेंगे तो परेशानी जरूर होगी। घर में कलह का वातावरण ये मंगल तैयार करते हैं। चतुर्थ स्थान के मंगल बड़े भीषण परिणाम करने वाले और कठोर और निंदित कृत्य करने वाला, परेशान, हतप्रभ, चिंतित, बेचैन और व्यग्र मानसिकता का, अनिद्रा से संबंधित समस्या, ऑक्सीजन की कमी शरीर में और ब्रेन में समस्या दे देते हैं। दिमागी समस्या कई बार हो जाती है, जहां व्यक्ति कई बार फिट आ जाए, गिर जाता है, ऐसी चीज़ें होती हैं। निद्रा अच्छी नहीं आती, घर में कलह का वातावरण बना रहता है, दाम्पत्य में भी कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव देखने को मिल जाता है, क्योंकि चौथे स्थान के मंगल बहुत ही ज़्यादा अनिष्ट करने वाले हो जाते हैं। ये कई बार व्यक्ति को चल अचल संपत्ति बनाने में भी दिक्कत देने लगते हैं। लेकिन चूंकि वो अगर वहाँ शनि से दृष्ट हैं, मंगल और शनि आपस में सामंजस्य बना रहे हैं, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, तो काफ़ी उलटफेर के साथ व्यक्ति के जीवन में संपत्ति, धन, मानसिक शांति, परिवार में शांति और ये सब चीज़ें प्राप्त होती हैं।
मैं दशमांसा कुंडली पे भी था, जहां 12वां भाव सुरक्षित है, आप चाहें तो विदेश भी जा सकते हैं। इस कुंडली का रिसर्च और बढ़ाया जा सकता है। और इसके साथ साथ इस कुंडली में भ्रम भी देख रहा हूं, कहीं ना कहीं साहस की कमी भी देख रहा हूं, और धर्म में, आध्यात्म में, दार्शनिकता में, चिंतन में और बुद्धि में, किसी को बोलने में, इतना ही नहीं अपने व्यय पे, अपने धन को सही जगह से खर्च करने में, इतना ही नहीं आपको अपने धन को सही दिशा में खर्च करने, गुरु पे राहु की दृष्टि, बुध पे राहु की दृष्टि, सूर्य पे राहु की दृष्टि, और इतना ही नहीं मंगल से राहु और केतु केंद्र में है, शनि से राहु और केतु केंद्र में है। ये अवस्था ठीक नहीं मानी जाती है, जो व्यक्ति के जीवन को चुनौतियों से भरने का काम करती है। नक्षत्र के आधार पे सूर्य आपकी कुंडली में आपको दैदिव्यमान स्वरूप वाला, श्रेष्ठ और थोड़ा भ्रमित बना रहे हैं। चंद्रमा जिस नक्षत्र में बैठे हैं उसके आधार पर आपको थोड़ी बहुत बीमारियां, पेट से संबंधित उल्टी और कब्जियत आदि की समस्या दे रहे हैं। पाचन तंत्र और कई बार आपका जो श्वसन तंत्र है वो भी प्रभावित हो रहा है। वात, पित्त और कफ को नियंत्रित करने के लिए आयुर्वेदिक दवाइयों का सेवन करना होगा। इसके साथ साथ अभी आपकी कुंडली में मंगल का जो प्रभाव बता रहा हूं वो आपको कई बार डीरेल कर रहे हैं, जल्दबाजीपन की प्रवृत्ति दे रहे हैं और लक्ष्य पर टिक करके काम करने से आपको भटका रहे हैं। बुध का जो प्रभाव है वो आपकी कुंडली के आधार पर आपको तकनीकी समझ दे रहे हैं। गुरु का जो प्रभाव है वो आपकी कुंडली के आधार पे आपको न्यायप्रिय बना रहे हैं। शुक्र का जो प्रभाव है वो आपको सुंदर बना रहे हैं, दाम्पत्य का सुख, चल अचल संपत्ति का सुख, ससुराल का सुख आदि दे रहे हैं। इतना ही नहीं, शनि आपकी कुंडली में आपको अनुभवी, धार्मिक और कई बार निष्पक्ष भी बना रहे हैं। राहु आपकी कुंडली में बहुत सारी चीज़ें करने वाला, बहुत जगह पे दिमाग लगाने वाला, बहुत जगह से धन कमाने की इच्छा, पढ़ाई में गतिरोध, दाम्पत्य में परेशानी, भाग्य का अलाभ मिलना और आपको बहुमुखी बना देने के कारण कई बार व्यक्ति बहुरूपिया भी हो जाता है। केतु आपकी पत्नी को आपसे ज़्यादा अनुभवी और शंकालु प्रवृत्ति का लाते हैं। अब मैं आपको बता दूं, इस कुंडली के लिए 5 अंक बहुत अच्छा रहेगा, रंग सफ़ेद और हरा बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ नक्षत्र में पुष्य, स्वाति, अश्विनी, उत्तरा भाद्रपद ये नक्षत्र अच्छे रहेंगे। पुनर्वसु भी अच्छा रहेगा इस कुंडली के लिए। इतना ही नहीं, पूर्वा भाद्रपद भी ठीक है। इस कुंडली के आधार पे अगर बात करूं तो आश्लेषा नक्षत्र भी ठीक रहेगा। और शुभ अंक तो मैंने बताया 5, और दिन सोमवार और शुक्रवार का बहुत अच्छा रहेगा। और नक्षत्र बताया मैंने। राशियों के आधार पे वृश्चिक राशि और मीन राशि के जातक बहुत अच्छे रहेंगे। धन कमाने के लिए आप उत्तर पूर्व दिशा में जा सकते हैं। भवन निर्माण करना हो तो पश्चिम दिशा के मकान में आप रह सकते हैं। इतना ही नहीं, आपको अपने हाथ से अशोक का वृक्ष आवश्यक रूप से लगाना चाहिए। रुद्राक्ष की पूजा करनी चाहिए। मांसाहार, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, गुटखा, पान, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, इन सभी चीज़ों से इस कुंडली को बचाना चाहिए। और सबसे ज़्यादा ध्यान विवाह के बाद अपनी पत्नी और अपनी माता के बीच के संबंधों पे फोकस करना चाहिए। वहाँ पे कई बार गड़बड़ी पैदा हो जाती है। व्यापार करना हो तो आप खाने पीने का, पढ़ाने का और डिग्रियां दिलवाने का और कंसल्टेंसी देने का काम कर सकते हैं। इसके साथ फसल और ड्राई फ्रूट का काम भी आप आराम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मैं आपको और भी चीज़ें बता दूं तो अभी आ रही है बुध की दशा आने वाले समय में, और ये बुध आपकी कुंडली में नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। शुभकर्त्री में है तो व्यय कम करेंगे। इसके अतिरिक्त इस बुध की दशा में अगर मैं और भी बातें कह दूं तो हमें जल्दबाजीपन की प्रक्रिया से बचनी होगी। जितना ज़्यादा हो सके अपने माता और पिता की सेवा, उनके बीच संतुलन। और इतना ही नहीं, दृष्काण आदि चक्र के आधार पे इस बुध की दशा में आपको विदेश यात्रा, दूर जाना और नया कारोबार स्थापित होना और कई बार अनुभव प्राप्त करना छोटे पैसे पे भी ये काम कर सकता है। इसके अतिरिक्त इस कुंडली में केतु की दशा, चंद्रमा की दशा और सूर्य बुध के साथ शुक्र की दशा लाभदायक होगी। कोई भी काम करना हो, गुरु, सूर्य और बुध के साथ शुक्र की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। पिता से संबंधित अगर कोई भी निर्णय लेना हो तो शुक्र और मंगल की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। माता से संबंधित अगर कोई निर्णय लेना हो तो शुक्र और मंगल से संबंधित कोई काम कर सकते हैं, की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने स्वास्थ्य से संबंधित अगर कोई निर्णय लेना हो तो आप शुक्र और शनि की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कुंडली में भाग्य, लाभ, अनुभव और विदेश यात्रा, संपत्ति,
संतान, विवाह आदि का कोई काम करना हो तो गुरु के साथ मंगल की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। मंगल कर्क लग्न की कुंडली के लिए योग कारक होते हैं। चतुर्थ भाव में बैठे हैं, ठीक ठाक हैं, पर वहां वो भाव से कमजोर हो जाते हैं। दशम स्थान में दो परम मित्रों का एक साथ बैठना आपके करियर को अच्छी ग्रोथ देने वाला है। जिस विषय पे हमें और भी ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता है वो मैं आपको बता दूं। आपका बल, आपकी बुद्धि और आपका प्रभाव बहुत अच्छा है, इसको मेंटेन करिए। आपके पास धन आएगा और बहुत अच्छी खासी संपत्ति इकट्ठा होगी। लग्न के अधिपति का अष्टम में जाना ये विपरीत परिस्थितियों का निर्माण करता है, इस वजह से हमें बहुत ही संतुलित होकर के कोई काम करना होगा। धन भाव के अधिपति का भाग्य भाव में जाना भाग्येश के साथ बहुत बढ़िया, ये विदेश योग और धन योग भी बनाता है। तृतीय भाव के अधिपति का भाग्य भाव में जाना भाग्य में संघर्ष और बालकपन की स्थिति देता है। चतुर्थ स्थान के अधिपति का चतुर्थ को देखना ये ठीक ठाक होगा, पर थोड़े कमजोर शुक्रदेव तो जरूर ही होंगे क्योंकि दिग्बल क्षेत्र से पूरक में बैठे हैं। पंचमेश का चतुर्थ में बैठना ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएगा, जो मंगल की दशा में और शनि की दशा में व्यक्ति को चल अचल संपत्ति भी इकट्ठा करवाते हैं। छठवें भाव के अधिपति गुरु का अपने भाव में बैठना प्रतियोगिता और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलवाते हैं। सप्तम भाव के अधिपति के साथ अष्टमेश का दशम भाव में बैठना ये माता और पिता के बीच बैर और संतान से मतभेद देता है। छोटी संतति कई बार मतभेद करने वाली। नवम भाव के अधिपति का नवम में बैठना भाग्यशाली योग, चिरंतन सुख और भाग्य का अपूर्व लाभ देते हैं। एकादशवें से पहले नवम भाव के अधिपति का नवम को देखना यो यो भावो स्वामी दृष्टो युतो वा, इसके आधार पर मंगल और शुक्र अपने अपनी दशाओं में बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम करने के लिए आगे आएंगे। एकादशवें के अधिपति का दशम में बैठना पिता से सुख प्राप्त करवाता है। 12वें के अधिपति का चतुर्थ में अपने भाव से 10, 9 चतुर्थ में बैठना अच्छा माना जाएगा। काफ़ी हद तक वो अपने आप को प्रोग्रेसिव बना लेंगे। इसके साथ साथ मैंने इतनी बातें कही आपको, कुछ इसी तरीके से आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। दशमांसा कुंडली में लग्न शुक्र में बैठे हैं, शनि मंगल राहु केतु का है। आपका करियर थोड़ा देर से ग्रोथ होगा, पर गुरु और शनि बुध का प्रभाव जो बन रहा है, शुक्र बुध और गुरु का जो प्रभाव है सूर्य का, ये करियर को इतना आगे लेके जाएगा एक वक्त के आने के बाद। शुक्र, गुरु, सूर्य और बुध की दशा में किसी का भी अंतर कि बहुत ज़्यादा व्यक्ति प्रोग्रेस कर जाता है। तो आप जो करना चाहते हैं बिल्कुल करिए। शुभकामनाओं के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।